गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 24 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया चाइना आर द प्राइमरी फंडर्स ऑफ रशियन वॉर। ट्रम्प तो ट्रम्प ने जो है बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बोला है कि इंडिया और चाइना जो है प्राइमरी फंडर्स हैं रशिया और यूक्रेन वॉर के, क्योंकि दोनों रशियन ऑयल खरीद रहे हैं और नेटो कंट्रीज भी पूरी तरीके से रशियन एनर्जी कट नहीं कर पाए। इसको भी उन्होंने कंडेम किया और यूएस ने इंडिया पर 50% पेनल्टी टैरिफ लगाया हुआ है। और यूरोपियन यूनियन ने इंडिया पर जो है टैरिफ नहीं लगाया, लेकिन जो है कुछ कंपनीज जैसे कि नायरा एनर्जी हो गई, इन कंपनीज पर सैंक्शन लगा दिए हैं यूरोपियन यूनियन ने। और ट्रम्प ने फिर से क्लेम किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट स्टॉप कराया और इंडिया ने इसको हमेशा से डिनाई कराया है किया है। और ट्रम्प ने बोला कि 7 कॉन्फ्लिक्ट्स उन्होंने दुनिया के ख़त्म कर दिए, इसमें इंडिया और पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। और इंडिया का जवाब ये है कि अभी तुरंत कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं दिया है पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला था कि सिर्फ इंडिया नहीं, बाकी और भी देश जो है रशियन ऑयल ले रहे हैं और यूएस खुद भी रशिया से कुछ चीज़ें जैसे कि क्रिटिकल मिनरल्स जो है खरीदता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 से रिलेटेड है और जो कि ब्राज़ील नवंबर में 2025 में प्लान्ड है। तो यहाँ पे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में है। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं? ये पेरिस एग्रीमेंट 2015 का जो हुआ, उसमें जितने भी कंट्रीज हैं, सारे कंट्रीज के क्लाइमेट गोल्स हैं कि वो क्या क्या चीज़ अचीव करेंगे कब तक। तो इसमें टारगेट ये है बेसिकली ओवरऑल कि जो है ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री से नीचे रखना और आइडियली जो है 1.5 पे रोक देना उसको, 1.5 डिग्री पर, जो प्री इंडस्ट्री लेवल से उससे कंपेयर करें तो। और कंट्रीज को जो अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है हर जो है 5 साल में अपडेट करना होता है। और इंडिया के जो एग्जिस्टिंग नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो क्या है बेसिकली कि 2005 के लेवल के कंपैरिजन में जो आपका एमिशन इंटेंसिटी है कार्बन की, उसको जो है 45% कम करना 2030 तक, अप टू 2030। और 50% जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है नॉन फॉसिल से आनी है और ये बेसिकली अचीव हो चुका है जून 2024 में। और 2 बिलियन टन्स का कार्बन सिंक क्रिएट करना है 2030 तक। तो अभी तक परफॉर्मेंस की बात करें तो जो है ये, अगर एमिशन इंटेंसिटी की बात करें तो 2019 तक जो है 33% कम हो चुका है। और जून 2024 तक जो है पावर कैपेसिटी की बात करें, अचीव हो चुका है ये जून 2024 तक 50% नॉन फॉसिल से आ रहा है पावर कैपेसिटी। और और अभी जो COP30 जो ब्राज़ील में होने वाला है नवंबर में, उसमें इंडिया लाइकली है कि ये जो है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इनको और स्ट्रॉन्ग करेगा टारगेट्स को। और इंडिया जो है कार्बन मार्केट 2026 लॉन्च करने की बात हो रही है, इंडिया कार्बन मार्केट, और जिसमें कि 13 मेजर जो सेक्टर्स हैं उनको मैंडेटरीली एमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स दिए जाएंगे। और इंडिया ने बेसिकली जापान के साथ जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म इंडिया प्लस जापान इन्होंने साइन किया है। क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में जॉइंट इन्वेस्टमेंट करके कार्बन क्रेडिट्स जो है वो शेयर करेंगे। और ग्लोबल सीन की बात करें तो इवन इफ अगर जो है सारे कंट्रीज के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अचीव भी हो गए तो बोलते हैं कि टेम्परेचर जो है मिनिमम 3 डिग्री सेल्सियस तक राइज हो सकता है। जो पेरिस गोल 2 डिग्री सेल्सियस है उसके काफ़ी ऊपर है। और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो लॉन्ग टर्म जो है नेट ज़ीरो 2050 प्रपोज किया है और 90% कट बाई 2040। और इसी तरह अलग अलग कंट्रीज के दिए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का क्या हाल है कि पेरिस एग्रीमेंट से वो तो एग्जिट हो गया था। तो चैलेंजेस क्या हैं इसमें? चैलेंजेस ये हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज फाइनेंस देने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इनके पास फाइनेंस काफ़ी है लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को देने के लिए रेडी नहीं है। दूसरा, ये डेवलपिंग कंट्रीज को अभी भी जो है फॉसिल फ्यूल्स की ज़रूरत है डेवलपमेंट के लिए। तो ये दोनों चैलेंजेस बड़े चैलेंजेस हैं। और डेवलप्ड कंट्री से टेक्नोलॉजी और फाइनेंस जो है पास किया जाना, ये भी एक बड़ा चैलेंज है डेवलपिंग कंट्रीज को। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक टू फंड तमिलनाडु विलेज काउंसिल फॉर मैनग्रोव प्लांटेशन। तो यहाँ पे तमिलनाडु टीएन शोर प्रोजेक्ट के बारे में है, जो कि तमिलनाडु कोस्टल रिस्टोरेशन मिशन है। और इसका ये एम है बेसिकली जो वहाँ के तमिलनाडु का कोस्टल रेजिलियंस पे फोकस करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना।
और तो बजट इसका टोटल जो रखा गया है 1675 करोड़ रखा गया है। और की गोल है कि रीस्टोर करा जाएगा 30,000 के हेक्टेयर ऑफ सी स्केप्स, और जो प्रोटेक्टेड एंडेंजर्ड स्पीसीज है जैसे कि टर्टल्स हो गए, डुगोंग्स, उनको प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना इको टूरिज्म को, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस करना, और जो बायोशील्ड्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना मैंग्रोव वाया मैनग्रोव जो प्लांटेशन करके। और इसमें जो है मैनग्रोव रिस्टोरेशन प्लान है जिसमें कि 1,000 हेक्टेयर जो है मैनग्रोव रिस्टोर किया जाएगा, और जो कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल होगा जिसमें कि विलेज मैनग्रोव काउंसिल्स को डायरेक्टली वर्ल्ड बैंक जो है ये फंड रिसीव होगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आंध्र प्रदेश असेंबली पासेस एससी क्लासिफिकेशन बिल। तो आंध्र प्रदेश असेंबली ने एक बिल पास किया है जो कि स्टेट्स की 59 शेड्यूल्ड कास्ट के बीच में सब क्लासिफिकेशन करता है, और सब क्लासिफिकेशन करके उनको रिजर्वेशन जो बेनिफिट्स है उनको फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करता है, ऐसा बोलते हैं। और करंट सिचुएशन क्या है, जो है शेड्यूल कास्ट को 15% रिजर्वेशन है जॉब्स और एजुकेशन में। और जो न्यू सब क्लासिफिकेशन है उसमें जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं इसमें 12 कास्ट आएंगी, उनको 6.5% रिजर्वेशन मिलेगा। ग्रुप 1 इसको बोल रहे हैं। ग्रुप 2 जो है बैकवर्ड क्लासेस जिसमें कि 18 सब कास्ट आएंगी, उसमें उनको 7.5% मिलेगा। और जो ग्रुप 3 है उनमें जो है अदर शेड्यूल कास्ट आएंगी, अदर्स जो कि 29 कास्ट है लगभग, उसको 1% रिजर्वेशन मिलेगा। तो ऐसा सब क्लासिफिकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बोला था। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, डोंट लेट बाउंड्री डिस्प्यूट्स डिफाइन टाइज चाइनीज एनवॉय। तो चाइनीज एम्बेसडर ने जो है पीएम नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की रिसेंट तियानजिन जो मीटिंग हुई, उसके बाद दोनों देशों के रिलेशन जो है न्यू लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट पर आ गए हैं। और बेसिकली उन्होंने फोकस किया कि बाउंड्री डिस्प्यूट्स जो हैं उनको हमारे पूरे रिलेशंस को डिफाइन नहीं करना चाहिए। और 2025 जो है 75 ईयर्स जो हो गए हैं इंडिया और चाइना के डिप्लोमेटिक टाइज के। प्लस मोदी जी ने जो है पास्ट ईयर में 2 बार मीटिंग की है, मोदी जी जिनपिंग की। और अगर बात करें फ्लाइट्स, वीज़ाज और बायलैटरल मैकेनिज्म, ये 4 साल के फ्रीज के बाद रीस्टोर हो रहे हैं जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल स्टैंड ऑफ के बाद। और उन्होंने बोला है कि डायलॉग इज़ द की, यानी कि डिफरेंसेस को जो है बातचीत से ब्रिज करना चाहिए। और बाउंड्री इशू एक लीगेसी प्रॉब्लम है, और इस पर इसे जो है करंट टाइज डोमिनेट नहीं करने चाहिए। तो रिलेशनशिप का जो है कोर बोलते हैं कि फ्रेंडली कोऑपरेशन होना चाहिए अप्स एंड डाउन के बावजूद। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है रिज्यूम की गई, और एससीओ समिट है उसमें जी जिनपिंग ने प्रपोज किया एक ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव जो कि फोकस्ड रहेगा सॉवरेन इक्वालिटी पे, और इंटरनेशनल जो लॉ है इंटरनेशनल लॉ की रेस्पेक्ट की जाए उसमें, मल्टीलैटरलिज्म पे और पीपल सेंटर्ड अप्रोच पे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे कोल्ड स्टार्ट एक ट्राई सर्विस जॉइंट एक्सरसाइज के बारे में है, जो कि ड्रोन्स की कैपेबिलिटी और ड्रोन काउंटर सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होगी जिसमें कि आर्मी, नेवी और जो एयर फोर्स है सारे मिलकर पार्टिसिपेट करेंगी। और ये जो कोल्ड स्टार्ट है बेसिकली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होगी, और लाइकली है कि मध्य प्रदेश में हो। और एम रहेगा कि टेस्ट करना जो है ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज़ और जो काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हैं, और एसेस करना अपने एयर डिफेंस की इफेक्टिवनेस, और आइडेंटिफाई करना कोई भी अगर शॉर्ट कमिंग है उसको, और इंश्योर करना कि ऑपरेशनल रेडीनेस हमारे पास हो। और जो इवॉल्विंग एरियल थ्रेट्स हैं जैसे कि अनमैन्ड एरियल वॉर्म व्हीकल्स हो गए, हाइपरसोनिक्स हो गए, इनके खिलाफ। और पाकिस्तान भी जो है अपनी ड्रोन कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहा है, इंडिया को एक स्टेप आगे रहना होगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट लिंक्स सेंस ऑफ स्टैग्नेशन इन लोअर जुडिशरी टू लॉन्ग लिटिगेशन। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा है कि जो सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी उसमें स्टैग्नेशन यानी रुकावट की फीलिंग बढ़ रही है, यानी बहुत सारे यंग जो जुडिशियल ऑफिसर से अपने कैरियर में ग्रोथ या रिकग्निशन के चांसेस कम देख रहे हैं, और इसी वजह से जो टैलेंटेड लोग जो है जुडिशियल सर्विसेज ज्वाइन करने से कतरा रहे हैं। और टोटल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केसेस की बात करें तो 4.69 करोड़ टोटल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केसेस हैं। तो लॉन्ग पेंडेंसी इन केसेस की और छोटी सी बेल पिटीशन तक डिले हो जाती है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट तक केस की भीड़ भी बढ़ रही है। तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को जो है बेसिक स्ट्रक्चर का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बताया डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को।
और अगर बेस वीक होगा यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तो लिटिगेशन और भी बढ़ेंगे, और जजेस की जो स्लो प्रमोशन है और लैक ऑफ रिकॉग्निशन है उससे मोटिवेशन डाउन हो रहा है। जस्टिस का जो है क्या रिमार्क है कि ब्रिलियंट जुडिशियल जो ऑफिसर्स हैं उनको प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज बनने में 15 से 16 साल लग जाते हैं। इसी वजह से टैलेंटेड लोग जो है जज बनना पसंद नहीं करते। और सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक रेफरेंस सुन रहा है जिसमें कि बोला जा रहा है कि क्या जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जिनके पास 7 साल का लीगल एक्सपीरियंस है वो बार कोटा या डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है प्रेसिडेंट लॉर्ड्स वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स, तो यहाँ पे 71st नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में बात हो रही है 2023। तो इसमें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया, प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने ये अवार्ड दिया और उन्होंने बेसिकली बोला कि वुमेन सेंट्रिक जो फिल्म्स है उनको रिकॉग्निशन देना चाहिए, और फिल्म जो कि सोशल अवेयरनेस, चिल्ड्रंस के बारे में अवेयरनेस और गर्ल्स के बारे में अवेयरनेस फैलाती है उनको प्रमोट करना चाहिए। तो इसमें नोटेबल कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं कि जैसे कि शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मासी को 12th फेल मूवी के लिए, और रानी मुखर्जी को बेस्ट फीमेल एक्टर दिया गया अवार्ड, और बेस्ट डायरेक्शन जो सुदीप्तो सेन को दिया गया है केरला स्टोरी फिल्म के लिए। तो इसी तरह और सारे कई सारे अवार्ड्स दिए हुए इसमें। पीवीएनएस रोहित को बेस्ट सिंगर मेल सिंगर, शिल्पा राव को जो है बेस्ट फीमेल सिंगर, इनका अवार्ड दिया गया। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म की बात करें तो बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म जो है नाल 2 मूवी को दिया गया है जो मराठी मूवी है। तो हम देख लेते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड क्या है। ये इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस फिल्म अवार्ड है और दिया जाता है एक्टर्स को जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो इंडियन सिनेमा में जिनका होता है। और ये बेसिकली जो दादा साहब फाल्के के नाम पे रखा गया, जो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी जिनको बोलते हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1969 में अवार्ड इंस्टीट्यूट किया था। और जो अवार्ड में बेसिकली जो है शॉल, सर्टिफिकेट, कैश प्राइज और गोल्डन लोटस जो है मेडल मिलता है। और सिग्निफिकेंस ये है कि रिकॉग्नाइज करता है लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन जो है इन एक्टर्स का, डायरेक्शन, एक्टिंग, राइटिंग, सिनेमाटोग्राफी, इन सब में कंट्रीब्यूट करता है कि जो लीगेसी है उसको प्रिजर्व करें और इंस्पायर करें फ्यूचर फिल्म मेकिंग को। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे राजनाथ सिंह लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस फैसिलिटी इन मोरक्को। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इनकी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है वो मोरक्को में इनॉग्रेट की। और ये इंडिया का पहला जो है डिफेंस ओवरसीज डिफेंस प्लांट है और जॉइंटली डिज़ाइन किया गया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड प्लस जो है डीआरडीओ के द्वारा। सिग्निफिकेंस ये है कि मोरक्को का जो लार्जेस्ट जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रहेगा और ये मार्क करता है इंडिया का न्यू चैप्टर इंडिया मोरक्को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, और पार्ट है इंडिया का आत्मनिर्भर भारत विजन पे कि मेक विद फ्रेंड्स मेक फॉर द वर्ल्ड। और मोरक्को हमारे लिए बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, कैसे कि एक गेटवे है बेसिकली अफ्रीका और यूरोप के लिए हमारे लिए, और एक्सपोर्ट हब का पोटेंशियल रखता है। तो इससे स्ट्रेंथन होंगे डिफेंस जो टाइज हैं प्लस जो रीजनल सिक्योरिटी है वो, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। जो नेक्स्ट है यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री टू होल्ड अ वर्चुअल बिल्डैथॉन कॉन्टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12। तो यहाँ पे बेसिकली विकसित भारत बिल्डैथॉन 2025 के बारे में, तो क्या है ये, तो ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कर रहा है क्लास 6 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए। तो ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों में सेल्फ रिलायंस, इंडिजिनस नॉलेज और सस्टेनेबिलिटी को जो है प्रमोट करना और इनकरेज करना बच्चों में इनोवेशन जो कि कंट्रीब्यूट करे इंडिया का गोल इन बिकमिंग डेवलप्ड जो है नेशन बाय 2047। और जो इवेंट है ये 13 अक्टूबर को होगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे क्रिमिनल डिफेमेशन इज इनकम्पैटिबल विद डेमोक्रेटिक डिबेट। तो फर्स्ट डिफेमेशन क्या होता है, डिफेम मतलब जो है किसी की रेपुटेशन को हर्ट करना बाय क्लेमिंग जो है फॉल्स स्टेटमेंट्स, किसी के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट बोलना तो उसकी रेपुटेशन हर्ट होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जो है डिफेमेशन को क्रिमिनल ऑफेंस माना, क्रिमिनल डिफेमेशन को वैलिड ग्राउंड माना, वैलिड अपहोल्ड किया। बेसिकली 2016 का जो सुब्रमण्यम स्वामी केस है उसमें बोला कि राइट जो रेपुटेशन है ये पार्ट है राइट टू लाइफ का, जो कि आर्टिकल 21 के अंडर दिया है। तो यहाँ पे कंसर्न क्या है कि एक जस्टिस है उन्होंने बोला है कि राहुल गांधी और जो शशि थरूर, इनके केसेस में इस क्रिमिनल डिफेमेशन को मिसयूज हाईलाइट किया कि कैसे जो है पॉलिटिकल पार्टीज और जो प्राइवेट जो लोग हैं वो क्रिटिसिज्म को सप्रेस करने के लिए या रिवेंज लेने के लिए इसको मिसयूज करते हैं।
और लॉ लॉ कोर्ट्स अक्सर जो है समन कर देती हैं इन लोगों को बिना प्रॉपर एनालिसिस के। इससे जो है मिसयूज़ बढ़ता है। और बोला कि जो इसके लिए जेल इम्प्रिजनमेंट रखी गई है सज़ा, ये डिस्प्रपोर्शनेट है और इसके लिए सिविल रेमेडीज़ ही काफ़ी हैं, जैसे कि डैमेजेस देना या फिर जो है इंजंक्शंस, यानी कि कोर्ट का जो है ऑर्डर किया ऐसा पब्लिक में ना बोला जाए। और जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि जो जर्नलिस्ट में सेल्फ सेंसरशिप लग जाता है, यानी कि वो खुद डरते हैं फिर इस चीज़ से। और जो पॉलिटिकल मिसयूज़ से जो है गवर्नमेंट का काम भी जो है अफेक्ट होता है, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट का केस का एग्जांपल देते हैं, और जिसमें उसमें कई सारे लीडर्स को समन किया गया विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। और लॉ को डिस्टॉर्टेड या पार्शियल स्टेटमेंट्स के लिए वेपनाइज किया जा रहा है। तो अगर यूनाइटेड किंगडम और अदर कंट्रीज की बात करें तो उनमें क्रिमिनल डिफेमेशन जो है अबॉलिश कर दिया है, और सिविल रेमेडीज बोलते हैं कि लिए इनके लिए बेटर है रादर देन जेल। तो ये जो सिविल रेमेडीज हैं ये बैलेंस करता है बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो रेपुटेशनल प्रोटेक्शन है, दोनों के बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करता है। और एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं इंडिया को भी क्रिमिनल डिफेमेशन जो है अबॉलिश कर देना चाहिए। नेक्स्ट न्यू आर्टिकल है यहाँ पे जीएसटी 2.0 के बारे में है। गेटिंग जीएसटी 2.0 टू रन लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन। तो इंडिया का जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है अब एक हिस्टोरिक रिफॉर्म से गुजर रहा है, और जो 56 जो है जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई उसमें जीएसटी स्लैब्स और कंप्लायंस को सिंप्लीफाई किया गया। और जिसमें कि ओल्ड 4 स्लैब सिस्टम था, जिसमें कि 5%, 12%, 18% और 28%, इनको सिंप्लीफाई करके जो है सिर्फ 5% एसेंशियल गुड्स पे, और जो स्टैंडर्ड गुड्स हैं उन पे 18%, और जो लग्जरी और जो सिन गुड्स हैं उन पे जो है 40% का टैक्स रखा गया है। और डेली यूज आइटम्स और हाउस होल्ड गुड्स का टैक्स कम हुआ है। और प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन भी किया गया है, जैसे कि फास्टर रिफंड्स और इजियर कंप्लायंस और स्टॉक एडजस्टमेंट्स विदाउट रीलेबलिंग। तो बेनिफिट्स क्या है कंज्यूमर के लिए कि 12% और जो 18% का जो के गुड्स अब जो है ये 5% या फिर लोअर में आएंगे, यानी कि डायरेक्ट सेविंग होगी। और मिडिल और जो लो इनकम फैमिलीज के लिए इन्फ्लेशन जो है महंगाई मॉडरेट होगा। तो बेनिफिट्स क्या है एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए कि इनपुट जो कॉस्ट है वो कम होगा, और कंप्लायंसेस जो है बर्डन कंप्लायंसेस का जो बर्डन है वो भी कम होगा। और दूसरा है कि लिटिगेशंस जो होते हैं, केसेस और क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स, वो भी रिड्यूस होंगे। थर्ड है कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, टेक्सटाइल, अपैरल, सीमेंट, फार्म इक्विपमेंट्स को, इनको जो है स्ट्रक्चरल रिलीफ मिलेगा। और कंपनीज सेविंग्स को कंज्यूमर तक पास करने के लिए कमिटेड हैं ऐसा बोलते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें कि जो है जो टैक्स कट्स हैं ये इनको इंश्योर किया जाए कि एक्चुअल कस्टमर्स तक ये पहुँचे भी। और एडमिनिस्ट्रेटिव रेडीनेस होनी चाहिए, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रेडीनेस में जो है जीएसटीएन, स्टेट रेवेन्यू और जो लेबलिंग अथॉरिटीज़ ये सारी रेडी रहें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। और एमएसएमईज के लिए जो है कैपेसिटी बिल्डिंग और गाइडेंस दिया जाए। तो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट इसका क्या हो सकता है कि एक तो कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा, स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। इन्फ्लेशन जो है वो मॉडरेट लेवल पे चल जा सकता है, और अफेक्टेड आइटम्स पे। और जीडीपी ग्रोथ जो है वो लगभग 1% से जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ सकती है ड्यू टू हायर डिमांड। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीन इज मोर देन जस्ट सिंबॉलिक। तो यहाँ पे बताते हैं कि 14 में 1948 में को इसराइल जो है वो डिक्लेयर किया गया था इसराइल। और जो सिर्फ 11 मिनट में यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है रिकॉग्नाइज भी कर लिया था इसराइल को। बाद में ज़्यादातर यूनाइटेड नेशन मेंबर ने इसराइल को रिकॉग्निशन दी, और 1949 में इसराइल जो है यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बना था। तो 1988 में पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो है पैलेस्टीन स्टेट डिक्लेयर किया, जिसे जो है ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ ने रिकॉग्नाइज किया। और ये जो है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली पैलेस्टीन को जो है यूनाइटेड नेशंस में रिकॉग्नाइज कर लिया है। और ये स्टेप इसराइल के साथ उनके रिलेशंस में क्रैक और डिप्लोमेटिक प्रोसेस में फ्रस्ट्रेशन जो है दिखाता है। और ग्राउंड रियलिटी क्या है कि गाज़ा अभी डिवास्टेट हो चुका है। वेस्ट बैंक में जो है सेटलमेंट्स और जो इजरायली चेक पॉइंट्स हैं वो बढ़ गए हैं। और ये नेतन्याहू ओपनली कहते हैं कि पैलेस्टीनियन स्टेट कभी नहीं होगा, और यूएस इसराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहा है।
तो रिकॉग्निशन अभी इमीडिएट चेंज नहीं लाएगा कोई, और लेकिन जो है सिंबॉलिक स्टेप तो है ही है, और ये दिखाता है कि पोस्ट 1948 जो है का जो प्रो इजराइल कंसेंसस वेस्ट बैंक में जो है वीक हो रहा है, और यूरोप को आर्म्स एम्बार्गो, वेस्ट बैंक एनेक्सेशन पे रेड लाइन वार्न करना चाहिए। और तो नेतन्याहू का मिलिट्रिज्म जो है अभी पावर में है, और लेकिन फ्यूचर में कोई नए इजराइल लीडर पीस की तरफ जा सकता है, और ये रिकग्निशन पैलेस्टीन स्टेट के लिए एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है जो लॉन्ग टर्म पीस के लिए ज़रूरी है, ऐसा इस पूरे आर्टिकल में बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ह्यूज स्कोप फॉर इंडियन टी सेक्टर। तो बेसिकली यहाँ पे इंटरनेशनल टी कमिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं कि इंडिया के पास टी इंडस्ट्री का सुपर पावर बनने का जो है पोटेंशियल है, और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों है, और और थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है इंडिया टी का। और 2024 में जो है 2024 की बात करें 1.303 बिलियन केजी का जो है टी प्रोडक्शन किया गया, और इसमें से जो है कंजम्पशन कितना रहा, 1.22 बिलियन जो है केजी कंज्यूम किया गया। तो एक्सपोर्ट में इंडिया जो है बोलते हैं कि 255 मिलियन जो है केजीज भेजा उन्होंने, लगभग $800 मिलियन का। जबकि जो कीनिया और चाइना की बात करें तो इन्होंने अपनी प्रोडक्शन को अलग तरीके से हैंडल किया है। वो कहते हैं कि इंडिया को क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, क्वालिटी पर फोकस करके जो नए मार्केट्स है जैसे साउथ अमेरिका हो गया या अफ्रीका, इनको एक्सप्लोर करना चाहिए। और अगर डोमेस्टिक पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाए तो इंडिया अपनी पूरी प्रोडक्शन जो है ये कंज्यूम कर सकता है, और ये क्लियरली दिखाता है कि इंडियन जो टी सेक्टर में ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे नाटो आस्क्ड रशिया टू स्टॉप एस्केलेटरी एयर स्पेस वायलेशंस ऑन ईस्टर्न फ्लैंक। तो यहाँ पे बेसिकली नाटो ने रशिया को वार्न किया है कि वो अपना जो एस्केलेटरी एयर स्पेस वायलेशंस कर रहा है रशिया, वो बंद करे, और खासकर जो एस्टोनिया और जो नॉर्वे के ऊपर। और नॉर्वे ने कंफर्म किया कि रशिया ने इस साल जो है 3 बार उनका एयर स्पेस वायलेशन वायलेट किया है, और नाटो के सभी 32 कंट्रीज स्टेट्स कहते हैं कि रशिया की ये जो एक्शंस हैं वो रिस्कफुल है और लाइफ थ्रेटनिंग है, इसके लिए वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नाटो। और नाटो का क्लियर किया है कि वो मिलिट्री और जो नॉन मिलिट्री जो है टूल्स यूज़ कर सकते हैं अपने डिफेंस के लिए। नॉर्वे ने भी कंफर्म किया कि वो कई बार उनका स्पेस वायलेशन एयर स्पेस वायलेट हुआ, और ईस्टर्न फ्लैंक के जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि पोलैंड हो गया, रोमानिया, लिथुआनिया, लातविया, फिनलैंड, इन्होंने भी एयर स्पेस वायलेशन रिपोर्ट किए। तो नाटो अब अपनी ईस्टर्न जो डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है मॉस्को के थ्रेट से बचने के लिए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने जनरल असेंबली में स्पीच दी, और उन्होंने अपनी सेकेंड टर्म जो फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट्स हैं उनको हाईलाइट किया, और यूनाइटेड नेशन को बेसिकली क्रिटिसाइज किया उन्होंने, और कहा कि यूनाइटेड नेशन एक एम्प्टी वर्ड्स की तरह है और जो कि वॉर्स को सॉल्व नहीं करता। और ट्रम्प ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ग्लोबल हॉटस्पॉट एफर्ट्स को पीस मेकर के रूप में दिखाया, और क्रिटिसिज्म ये है कि यूएन और ग्लोबलिस्ट पर अटैक किया उन्होंने। ग्लोबलिस्ट कौन है? इसका मतलब है कि वो लोग जो ग्रुप्स जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल गवर्नेंस, फ्री ट्रेड या ट्रांसनेशनल पॉलिसीज़ को प्रमोट करते हैं। और ट्रम्प के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इनको भी, ग्लोबलिस्ट को भी क्रिटिसाइज़ किया। कहते हैं कि ये ग्लोबलिस्ट सक्सेसफुल जो नेशंस हैं उनको वीक या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने यूएस सपोर्ट को वर्ल्ड बॉडीज़ में कम करने का ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ईरान विल नॉट यील्ड टू प्रेशर टू अबंडन यूरेनियम एनरिचमेंट। तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि ईरान अपनी यूरेनियम जो एनरिचमेंट पॉलिसी है उसको छोड़ेगा नहीं, और इसके लिए किसी के प्रेशर के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने यूएस के साथ बातचीत को भी जो है डेड एंड बताया, और बताया कि मतलब इससे ईरान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और खामेनी ने याद दिलाया कि जो पिछले 10 सालों की बात करें तो यूएस ने प्रॉमिसेस तोड़े, डील से विड्रॉ किया और हमेशा ईरान को धमकी दी। उन्होंने क्लियर किया कि ईरान अपनी जो है न्यूक्लियर पॉलिसी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और यूएस के प्रेशर को इग्नोर करेगा। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने सारी न्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।